ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। प्रदेश में भी आज विभिन्न संस्थानों और संगठनों ने योग अभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए। मुख्यमंत्री ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोधघाट परियोजना के प्रभावितों के लिए पुनर्वास और व्यवस्थापन की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। योग दिवस के आयोजन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ हुई। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है। ये किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल, रंग, स्त्री, पुरुष, धर्म, देश की विभिन्नता के तमाम अंतरों से परे है। श्री मोदी ने कहा कि योग धरती को स्वस्थ और सुरक्षित स्थल बनाने की दिशा में सशक्त प्रयास है। यह हमारी श्वास प्रणाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर ढंग से समझ रहा है। कोरोना संक्रमित लोग योग का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हमारी श्वास प्रणाली को संक्रमित करता है। वहीं प्राणायाम और अनुलोम विलोम जैसे योग अभ्यास से श्वास प्रणाली मजबूत होती है। कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम एक प्रकार से पॉपुलर भी है, ये प्रभावी भी है। योग की ये सभी विधाएं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता में लोगों की भागीदारी योग के प्रति बढ़ते उत्साह को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस की थीम है घर पर योग, परिवार के साथ योग। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों के साथ योग अभ्यास करने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। उन्होंने लोगों से योग को एक दैनिक गतिविधि के रूप में अपनाने की अपील की। इससे पहले योग दिवस पर सार्वजनिक स्थल पर सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है, लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण लोगों को घर पर ही रहकर परिवार के साथ योग दिवस में भाग लेने को कहा गया है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रायपुर स्थित अपने निवास पर योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी लोग योग के लिए कुछ समय निकालें और यम, नियम, आसन तथा प्राणायाम का पालन करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी अनेक आयोजन किए गए। इस दौरान लोगों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का भी पालन किया। रायपुर स्थित एकात्म परिसर में प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ ही पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर विष्णुदेव साय ने कहा कि भारत ने विश्व को योग के रूप में एक ऐसा मार्ग दिया है जिसके निरंतर प्रयोग से आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ तथा रोगमुक्त रहकर जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। बस्तर जिले में योग दिवस के अवसर पर बोधघाट स्थित पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योगाभ्यास किया।
इस मौके पर योग प्रशिक्षक द्वारा योग के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। वहीं पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने सभी पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग, खेलकूद, व्यायाम और सकारात्मक गतिविधियों को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। वहीं नारायणपुर जिले के ओरछा थाना के अंतर्गत जिला पुलिस बल और सशस्त्र बल के जवानों ने खुले आसमान के नीचे सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। वहीं दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में भी खिलाड़ियों ने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए योग किया। उधर राजनांदगांव जिले के इंदामरा गांव के बच्चों को योग के लाभ से अवगत कराया गया। योग प्रशिक्षक ने बताया कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग एक मजबूत माध्यम है। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपनी दिनचर्या में योग को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए। इसी जिले के बसंतपुर में युवाओं ने मास्क पहनकर योग का प्रदर्शन किया। साथ ही शारीरिक दूरी के नियमों का पालन कर कोरोना संक्रमण से बचने का संदेश भी दिया। वहीं दुर्ग जिले में 37वीं बटालियन के एनसीसी कैडेटों ने घर पर परिजनों के साथ योग किया। बाद में सभी कैडेटों ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय के लिंक पर योग मुद्राओं की तस्वीरें और वीडियो अपलोड किए। इधर अंबिकापुर जिले के क्वारेंटाइन सेंटरों में भी आज प्रवासी मजदूरों को योगाभ्यास कराया गया। इस मौके पर प्रशिक्षक कमलेश ने मजदूरों को योग से होने वाले विभिन्न फायदे बताए। उधर जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कमरीद में सरपंच और पंचों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रवासी मजदूरों को योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास कराया गया। वहीं रायगढ़ जिले में योग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया गया। लोगों ने अपने घरों पर परिवार के साथ योग किया और उसकी फोटो तथा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। इधर कोंडागांव जिले में भी विश्व योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए योगाभ्यास किया। वहीं शहर के लोगों ने भी अपने घर पर योग की विभिन्न मुद्राओं के अभ्यास किए और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ राज्य को भी गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान करीब 5 लाख प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ वापस लौटे हैं। ऐसी स्थिति में इनकी रुचि और कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल किया जाना उचित होगा। श्री बघेल ने पत्र में कहा कि राज्य के बस्तर और सरगुजा संभाग सहित अन्य संभागों में आदिवासी वर्ग की बहुलता है। साथ ही छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन राज्यों को इस अभियान में शामिल किया गया है उन राज्यों की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियां छत्तीसगढ़ के समान ही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की लगभग 90% आबादी कृषि और सामान्य मजदूरी पर निर्भर है। इनमें से भी अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में मजदूर हैं या सीमांत किसान हैं। इसलिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान इन सभी के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पौनी पसारी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत निकाय क्षेत्रों में लोहारी, कुम्हारी, मनिहारी और कोष्टा कपड़े जैसे पारंपरिक व्यवसाय के लिए चबूतरा और शेड निर्माण कराया जाएगा और ये शेड 10 रुपये प्रतिदिन के किराए पर बेरोजगारों को उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के तहत महिलाओं के लिए 50% शेड सुरक्षित रखने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए 73 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर 12,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं राज्य के 79 नगरीय निकायों में 122 पौनी पसारी बाजार शेड का निर्माण करने के लिए 21 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बोधघाट परियोजना के प्रभावितों के लिए पुनर्वास और व्यवस्थापन की बेहतर व्यवस्था की जाएगी।
कल रायपुर में अपने निवास कार्यालय में बोधघाट परियोजना को शुरू किए जाने के संबंध में बस्तर के जनप्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभावितों का किसी भी तरह का नुकसान न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। श्री बघेल ने कहा कि विस्थापितों को उनकी जमीन के बदले जमीन और मकान के बदले मकान दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश होगी कि इस परियोजना के तहत निर्मित नहरों के किनारे की सरकारी जमीन प्रभावितों को मिले, ताकि वो खेती किसानी बेहतर तरीके से कर सकें। श्री बघेल ने कहा कि 40 वर्षों से लंबित इस परियोजना को परिवर्तन कर सिंचाई परियोजना के रूप में तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सिंचाई परियोजना से दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में नहरों के माध्यम से 3,66,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में प्रचलित रोका छेका की परंपरा को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ ही गौठानों की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा विस्तृत योजना तैयार की गई है। इस योजना के अनुसार गौठानों में चरणबद्ध रूप से सभी जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। गौठानों में जरूरी उपकरण और मशीनरी उपलब्ध कराने के साथ ही पशुओं और स्व सहायता समूहों के लिए शेड निर्माण तथा चारागाह के साथ बाड़ियों की घेराबंदी की जाएगी। इसके अलावा भंडारण कक्ष, पशु चिकित्सा कक्ष और बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के साथ ही पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके लिए गौठान प्रबंधन समितियों को अनुदान राशि की पहली किस्त जारी कर दी गई है। साथ ही गौठानों के रखरखाव के विभिन्न कार्यों के लिए भी अधिकतम व्यय की सीमा तय कर दी गई है। इधर नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी योजना के तहत नगरीय निकायों में 42 गौठानों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 7 गौठानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, वहीं शेष गौठानों का निर्माण किया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार गौठान के संचालन के लिए गौठान समिति को 10,000 रूपये अनुदान भी दे रही है। गौठान निर्माण के लिए कम से कम 3 एकड़ भूमि की अनिवार्यता रखी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद प्रदेश के कई जिलों में अवैध रेत खनन के मामले में कार्रवाई की गई है। धमतरी में 20 से ज्यादा ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है, वहीं बिलासपुर में 12 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने रेत का अवैध परिवहन करने वाले 22 वाहनों को भी जब्त किया है। इधर कांकेर और रायगढ़ जिले में भी कार्रवाई किए जाने के समाचार मिले हैं। गौरतलब है कि धमतरी जिले में अवैध रेत खनन के आरोपियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए धमतरी पुलिस प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। प्रदेश में बीती रात तक कोरोना के 107 नए मरीज मिले हैं। सबसे अधिक 53 मरीज राजनांदगांव जिले से हैं। वहीं जांजगीर चांपा में 25, रायगढ़ में 7, बलरामपुर में 6, दुर्ग में 5 मरीज मिले हैं, जबकि नारायणपुर में 4, सुकमा में 3, कोरबा में 2 और बिलासपुर तथा रायपुर में 1-1 मरीज की पहचान की गई है। प्रदेश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 755 हो गई है। वहीं कुल मरीजों की संख्या 2100 को पार कर गई है। इनमें से 1368 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि एक मरीज की कल उपचार के दौरान मौत हो गई। इसे मिलाकर मृतकों की संख्या भी 11 हो गई है। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार देने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामोद्योग वरदान साबित हो रहा है। इसके तहत महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी 7,000 महिलाओं को गणवेश सिलाई के माध्यम से नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान इन महिलाओं ने करीब 4 लाख मास्क भी तैयार किए हैं। जानकारी के अनुसार राज्य में हथकरघा के माध्यम से वस्त्रों की बुनाई में जुटी महिला स्व सहायता समितियों और बुनकर समितियों ने लॉकडाउन की अवधि में 7 करोड़ 65 लाख रुपए से अधिक का कारोबार किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज कहा कि राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने हिंदी में राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप जारी किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी में प्रतियोगी परीक्षाएं देने के इच्छुक छात्र अपने मोबाइल फोन पर इस ऐप के जरिए अभ्यास कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले महीने राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह ऐप जारी किया था। इसके जरिए छात्र अपने घरों में सुरक्षित रहकर जेईई मेंस और एनईईटी सहित प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। गुरु तुझे सलाम अभियान के तहत कल रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 28 जिलों के चयनित विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस ऑनलाइन आयोजन में प्रदेश के माओवाद प्रभावित जिलों के छात्रों ने भी अपने अनुभवों और विचारों को साझा किया। इस मौके पर सभी प्रतिभागियों ने कहा कि गुरुजनों के मार्गदर्शन से ही जीवन संवरता है। गौरतलब है कि पढ़ई तुहर दुआर कार्यक्रम के तहत बालक, पालक और शिक्षकों के बीच मधुर संबंध स्थापित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत संकुल, विकासखंड, जिला और राज्य स्तर पर विविध कार्यक्रमों का ऑनलाइन आयोजन किया गया।
आज विश्व संगीत दिवस है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जावड़ेकर ने एक ट्वीट में कहा है कि जीवन में संगीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि लोग अपने जीवन में संगीत के कारण ही सबसे अच्छा समय बिताते हैं और यह मन को प्रसन्न करता है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। उत्तर भारत और प्रदेश के कुछ पड़ोसी राज्यों के ऊपर बनी द्रोणिका और चक्रवाती दबाव के कारण मौसम विभाग ने प्रदेश के रायपुर और दुर्ग संभाग के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी भी दी है। इस दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी कमी आने के आसार हैं। कुछ खबरें संक्षेप में। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग जिले में कैदी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आज विभिन्न जिलों में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर अपने घरों से ही सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदर्शन किया। और बेमेतरा पुलिस ने नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। प्रदेश में भी आज विभिन्न संस्थानों और संगठनों ने योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए। मुख्यमंत्री ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोधघाट परियोजना के प्रभावितों के लिए पुनर्वास और व्यवस्थापन की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।